Hi smart people, how are you all? Hopefully you all are doing so great in your studies और हमारी आज की इस मुलाकात में हम आ चुके हैं आपके सेशन नंबर 2 पे जो कि है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इस चैप्टर के हमने एक सेशन लगा लिया है जहाँ पे हमने 30 क्वेश्चंस ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज की इस मुलाकात में हम और 30 क्वेश्चंस लगाने वाले हैं एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू द सीरीज दैट इज 3000 क्वेश्चंस इन जस्ट 100 डेज। फाइन, तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की इस मुलाकात को एंड आई होप कि आप पेन कॉपी लेके बैठेंगे, है ना। तो सवाल साथ साथ लगाते हुए चलना है और वंस यू नो द आंसर आप क्वेश्चन को स्किप आगे करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं। बट अगर नहीं पता है तो आप सिंपली क्वेश्चन को लाइक प्रॉपर सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, ठीक है। कोशिश मेरी ये रहेगी कि यार मैं आपको इस सेशन के अंदर सवालों के साथ ही इस चैप्टर को भी रिवाइज करवा दूँ, है ना। तो जो पॉइंट्स आपको लगे कि यार ये मेरे लिए नया है या मेरे को ये वाला याद रखना चाहिए तो आप सिंपली उसको नोट डाउन कर सकते हैं कहीं साइड में। फाइन, स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू, ट्राई टू अटेम्प्ट इट बाय योरसेल्फ। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट अस्थमा, एजमा या अस्थमा व्हाटएवर वी कॉल इट, ठीक है। तो अस्थमा की बात की जाए तो कौन सी बात इनमें से सही है? तो इट्स अ क्वेश्चन फ्रॉम डिसऑर्डर्स और हम डिसऑर्डर की बात करें मोर प्रिसाइजली अस्थमा के बारे में तो आई कैन से जो अस्थमा है दिस इज व्हाट अ डिसऑर्डर जो कि एक एलर्जिक डिसऑर्डर है जिसमें हाइपर इम्यून सिस्टम जो है वो हाइपर एक्टिव हो जाता है ना। समटाइम्स यू नो लाइक लॉट ऑफ स्नीजिंग होना स्टार्ट हो जाएगी अगर आप किसी चीज़ को लेके एलर्जिक है तो इसमें 2-3 पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। पहली बात तो ये इम्यून सिस्टम लाइक यू नो हाइपर एक्टिव इम्यून सिस्टम है, हाइपर एक्टिव इम्यून सिस्टम। सेकंड, ये डिसऑर्डर जो है ये कौन से वाले बॉडी के या आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके कौन से वाले पार्ट को ये अफेक्ट करना स्टार्ट करता है? सो दैट्स योर ब्रोंक्यूल्स एंड ब्रोंकाई, ठीक है। तो ये आपके इन्फ्लामेशन कॉज कर देगा या आप कह सकते हो इन्फ्लामेशन भी कर सकता है और साथ में आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये जो है ना ये म्यूकस एक्यूमुलेशन करवा देगा। तो आपकी जो ब्रोंक्यूल्स हैं या ब्रोंका है उनमें क्या होगा, टू मच काफ़ी ज़्यादा मात्रा में म्यूकस का एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा एंड दैट विल अल्टीमेटली लीड टू द प्रॉब्लम इन ब्रीथिंग या डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। ओके, सो इन्फ्लामेशन या फिर एक्सेसिव म्यूकस एक्यूमुलेशन इन ब्रोंक्यूल्स। फाइन, तो इसमें फिर प्रॉब्लम मतलब ब्रीथिंग में काफ़ी दिक्कत होगी, हार्ड ब्रीथिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके लिए काफ़ी सारे अस्थमैटिक लाइक यू नो पंप्स आपने देखे होंगे, लाइक लेवलॉन का कंपनी का आता है, राइट। वी हैव डिफरेंट डिफरेंट पंप्स देयर। थर्ड, अगर आप बात करें अस्थमा के बारे में तो अस्थमा में क्या होता है, वीजिंग साउंड होती है व्हेन द पर्सन स्टार्ट ब्रीथिंग। अगर उसे डिफिकल्टी हो रही है ब्रीथिंग में तो उसको ब्रीथिंग के दौरान क्या होगा, वीजिंग साउंड्स आपको सुनाई देगी ऐसे लाइक इस तरीके से ना अजीब लाइक एक स्मेल नहीं बट वी कैन से एक साउंड आपको सुनाई देगी उस पर्सन के ब्रीथिंग के अंदर। फाइन, तो वी कैन से आप देखते हैं इनमें कौन कौन सी बात सही है। पहला वाला कह रहा है आपके पास द एल्वोलाई वॉल्स आर डैमेज, नहीं ये अस्थमा में नहीं होता, ये होता है एम्फीसीमा के अंदर, राइट। सो वी हैव एम्फीसीमा, इन दैट यू कैन से दैट डिसऑर्डर्स अकर। नेक्स्ट की बात करें डिफिकल्टी इन द ब्रीथिंग ऑफ वीजिंग, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव होगा, बिल्कुल सही है। ऑफन लीड्स टू द लंग्स फाइब्रोसिस, नहीं, इसके लिए हमारे पास डिफरेंट डिसऑर्डर्स हैं जैसे कि आपके एस्बेस्टोसिस और आप कह सकते हैं आपका सिलिकोसिस हो गया, लंग फाइब्रोसिस हो गया, है ना, एस्बेस्टोसिस हो गया। तो और लास्ट की बात करें इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, यस। सो इट अगेन दिस इज द करेक्ट आंसर, सो वी कैन से बी, सी एंड ई। तो बी, सी, ई, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सो लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 2 विच इज सेइंग कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट्स इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो आपके पास इसमें बताया गया कि आपको पता है ना 2 रिएक्शंस होती हैं, एक होता है एल्वोलाई में, एक होता है आपके टिश्यूज़ के अंदर। तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट काम कर रही होती है, राइट। बट द कॉमन थिंग इज इन दोनों में आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेस नाम का एंजाइम यूज होता है। फाइन, अगर सवाल को देखा जाए तो पहले समझते हैं कि यार ये रिएक्शन होती कहाँ पे है, टिश्यू में होती है या एल्वोलाई में हो रही होती है, पहले वो समझते हैं एक बार, ठीक है। तो सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट्स इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो हम कह सकते हैं कि यार कहानी शुरू कहाँ से हुई होगी, तो कहानी की शुरुआत हुई है कि जो आपके पास HHB बन के आया था टिश्यू वाली साइड से वो डिसोसिएट्स होगा किसमें, H+ में और हीमोग्लोबिन में। ये H+ जो है ये जाके किसके साथ कंबाइन करेगा, आपके HCO3 नेगेटिव के साथ और क्या बनाएगा, H2CO3, ठीक है। इट इज गोइंग टू फॉर्म H2CO3 और ये आगे जाके ब्रेक होगा किसमें, ये ब्रेक होगा आपके H2O में और CO2 के अंदर। फाइन, और ये CO2 जो है ये लिबरेट आउट हो जाएगी
और साथ में आप कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन आई होगी वो इस हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के आपका HbO2 बना लेगी। तो इट सीम्स फिजिबल कि यार ये रिएक्शन हो कहाँ पर रही है, ये रिएक्शन हो रही है आपके एल्वोलाई के अंदर। ओके सर, अगर ये सब कुछ हमारे एल्वोलाई के अंदर हो रहा है तो भाई ऑप्शन नंबर 3rd एंड 4th तो वैसे भी एलिमिनेट हो चुके हैं, है ना। 3rd एंड 4th तो वैसे भी एलिमिनेट हो चुके हैं बिकॉज ये टिश्यू की बात कर रहा है। अब जज कर लो आप, आपको पता है कि यार एल्वोलाई वाली साइड पे PO2 ज्यादा होता है और PCO2 कम होता है, तो वी कैन से हाई PCO2 और या फिर लो, तो वी कैन से लो। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी कैन से एक्सेल आउट। फाइन, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, ट्राई टू अटेम्प्ट इट बाय योरसेल्फ। पांडे जी अब तो सवाल लगा लो, है ना। देखो, कह रहा है द CO2 कंटेंट बाय वॉल्यूम इन द एटमॉस्फेयर एयर इज अबाउट। तो एटमॉस्फेयर में CO2 का कंटेंट कितना होता है। नाउ सर व्हाई दिस क्वेश्चन, द क्वेश्चन मैंने यहाँ पे जो डाला है ना, ये सोच समझ के डाला है बिकॉज बच्चे जो है ना कंफ्यूज होते हैं इन दोनों वैल्यूज में कि वो 0.0314 है या फिर 0.314 है या फिर 3.314 है, 341 है। अगर मैं इस ऑप्शन को थोड़ा सा चेंज कर दूँ ना, तो मैं इस ऑप्शन को ऐसे मान लो, इस 4 को हटा के मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, यहाँ मैंने लिख दिया 0.334%। अब देखो इसमें काफी कंफ्यूजिंग ऑप्शंस बन चुके हैं, राइट। तो व्हाट आई कैन से द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इट जस्ट अ डेटा बेस्ड क्वेश्चन, है ना। तो आपको डेटा इसका याद रखना पड़ेगा और आपको पता होना चाहिए कि हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी CO2 होगी, 0.0314 विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 4% CO2 इन एटमॉस्फेयर of total percentage. Okay, so we can say the correct answer for this question is, जो कि इसके पास लाई कर रही है, which is 0.0314. Fine. नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, रीड कीजिए ना। क्या कर रहा है, असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, जो कि यू नो लास्ट 2 ईयर में काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं मैचिंग के और असर्शन रीजनिंग के। तो आइए उसको वापस से लाइक प्रैक्टिस करते हैं ऐसे क्वेश्चंस की। कह रहा है एक्स्ट्रा ऑक्सीजन कंजप्शन इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन डेप्थ। तो ज्यादा अगर आपकी सेल्स ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगी, क्या उसे हम ऑक्सीजन डेप्थ कहेंगे। यस ऑब्वियसली, बिकॉज आपकी सेल्स एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इनटेक क्यों कर रही है, क्योंकि जब कमी हो गई होगी, और जब कमी होती है ऑक्सीजन की सेल के अंदर, सो व्हाट डू वी कॉल दिस, वी कॉल इट ऑक्सीजन डेप्थ। फाइन, तो स्टेटमेंट तो सही हो गया, आपकी असर्शन जो है वो सही है, राइट। तो आपको पता है कि जो असर्शन है दैट्स व्हाट इंडिकेटिंग, ये आपको बता रहा है कि जो आपका ऑक्सीजन डेप्थ क्या होती है, ऑक्सीजन डेप्थ। तो वी कैन से when cells do not receive enough amount of oxygen, ठीक है, तो lack of oxygen in cell। और जब ऐसी कंडीशन पैदा होगी तो क्या होगा, ऐसी कंडीशन में आप जानते हैं कि एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जो है आपकी वो सेल्स डिमांड करना स्टार्ट कर देंगी। सो मोर ऑक्सीजन इज डिमांड, या सेल्स डिमांड मोर ऑक्सीजन। फाइन, सो दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट। अगर हम सेकंड रीजन की बात करें तो कह रहा है एक्स्ट्रा ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज और एक्यूमुलेट द लैक्टिक एसिड। फाइन, आप जानते हैं कि ऑक्सीजन डेप्थ होगा तो आपके सेल्स के पास ऑक्सीजन कम होगी, दैट मीन्स अनएरोबिक एस्पिरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा एंड दैट विल अल्टीमेटली लीड टू द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। फाइन, और फिर इसी को कंपनसेट करने के लिए आपकी जो सेल्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को डिमांड करना स्टार्ट कर देंगे। फाइन, तो वी कैन से रीज़न भी सही है आपका और असर्शन भी सही है और एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, बिकॉज यू कैन सी इट ना कि एक्स्ट्रा ऑक्सीजन कंजप्शन इज रिक्वायर्ड इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन डेप्थ। और जब ये होगी तो क्यों हो रहा है ये, बिकॉज ऑफ दिस रीजन इट इज हैपनिंग, राइट। तो असर्शन एंड रीजन बोथ आर एक्सप्लेनिंग टू ईच अदर, तो वी कैन से ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। होपफुली आपने भी यही आंसर लगाया होगा, है ना। मेरे से पहले आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होंगे और फिर आप इसका आंसर चेक कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। कह रहा है ड्यूरिंग सिंगल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यू, ठीक है। जब सर्कुलेशन हो रहा है तो लंग से टिश्यू की बात कर रहा है, यहाँ से यहाँ पे जाने की बात कर रहा है, एंड बैक थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम एंड देन द परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन डिलीवर्ड अप टू ऑक्सीजन टू द टिश्यूज। तो टिश्यूज तक इस पूरे सर्कुलेशन के दौरान टिश्यूज तक कितने % ऑक्सीजन डिलीवर की जाती है। अब देखो इस सवाल के ना 2 पहलू है। हो सकता है ये सवाल आपसे पूछ रहा हो विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल कंडीशंस, हो सकता है ये पूछ रहा हो आपके स्ट्रेसनेस कंडीशन। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि यार सवाल में स्ट्रेसनेस कंडीशन का कोई जिक्र नहीं है, तो हम मान के चलेंगे कि क्वेश्चन नॉर्मल कंडीशंस की ही बात कर रहा है। फाइन,
तो अगर हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं तो हम कह सकते हैं कि यार ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशंस, ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशंस क्या होगा। नॉर्मल कंडीशंस आप जानते हैं कि आपका जो 100 ml ऑफ ब्लड होता है ना, 100 ml ऑफ ब्लड कैसा वाला, ऑक्सीजनेटेड, दैट बेसिकली कैरीज हाउ मच, तो आप कह सकते हैं कि ये 20 ml है, 20 ml ऑफ O2 को कैरी करता है। वहीं अगर बात की जाए तो इस 20 ml में से कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो सेल्स को डिलीवर किया जाएगा, तो वी कैन से व्हाट आई कैन से ml या ब्लड डिलीवर टू ऑक्सीजन और टिश्यूज, ब्लड डिलीवर टू टिश्यू, एंड दैट इज इक्वल्स टू आउट ऑफ दिस 25 ml जो ऑक्सीजन है वो आपका डिलीवर कर देंगे टिश्यूज तक, राइट। और कितना बचा आपके पास उस 100 ml ऑफ ब्लड के अंदर, और इस बार कैसा ब्लड है ये, डीऑक्सीजनेटेड, तो इस ब्लड के अंदर आप कह सकते हैं आप कितना बच गया, 15 ml ऑफ O2 बच गई है, ठीक है। तो ये तीनों ही डेटा आपको पता होना चाहिए। इसमें से आप परसेंटेज के रिस्पेक्ट में भी बात कर सकते हो क्या, हाँ सर, अगर हम मान लें 20% जो है आपका 100% है, तो इट्स लाइक दिस इज 100%, तो इसका कितना परसेंट जो है वो आपके एक टिश्यू को दिया गया है, 20 का 5 मतलब 100 का 75, सॉरी 25, तो 25% डिलीवर हो गया है और 75% वापस चला गया, फाइन। तो वी कैन से कितना परसेंट जो है वो आपके टिश्यूज को दिया जाता है, एंड दैट्स इक्वल्स टू 25%, फाइन। यही डेटा जो है ये चेंज हो जाता है अगर कोई स्ट्रेस वाली कंडीशन आ जाए तो, ठीक है। स्ट्रेस में क्या होता है, 5 ml जो है ये वापस ले ली जाएगी और 15 ml डिलीवर किया जाएगा, तो उस कंडीशन में आप कह सकते हैं कि यार 75% जो है वो डिलीवर होता है सेल्स तक, और बाकी 5% जो बच गया उसको वापस से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ऊपर लेके चला जाएगा, फाइन। होपफुली यू गॉट द आंसर। आते हैं नेक्स्ट 6th क्वेश्चन पे। सेइंग in lungs there is an exchange of ions between the RBCs and plasma, removal of CO2 from the blood involves। तो इस दौरान क्या होता है आपको ये बताना है। पहले पहचानो कि ये कंडीशन कहाँ की है, जैसा टिप है ना, पहले आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले ये सोच लो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद कि ये कंडीशन है कहाँ की, क्या ये टिश्यू वाली जगह की बात कर रहा है या फिर ये एल्वोलाई वाली जगह की बात कर रहा है, फिर देखना आपको इस क्वेश्चन की ब्यूटी समझ में आएगी, राइट। कर लिया अटेम्प्ट, देखें साथ में, चलिए। तो अगर इसके आंसर की बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि लंग्स में देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द आरबीसीज एंड प्लाज्मा। तो इफ वी हैव दिस आरबीसी and in the surrounding we have the plasma here, right, we have the plasma here। तो यहाँ पे जो एक्सचेंज होगा इन दोनों के बीच में, और CO2 जो होगी वो ब्लड में से निकल के बाहर चली जाएगी, राइट। तो जैसे कि ये बात कर रहा है अगर लंग्स की कंडीशन के बारे में, तो यार ये साइट है कौन सी, एट एल्वोलाई, एट एल्वोलाई, तो ये एल्वोलाई की बात हो रही है। और वहाँ पे आप जानते हैं कि यार जो नीचे वाली कंडीशन थी, है ना, सेम चीज़ अगर मैं बना के दिखाऊँ आपको, थोड़ा सा मैं इसको बेटर एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्वेश्चन को, है ना। अगर आपको ये क्वेश्चन पहले से आता है तो आप सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्किप भी मार सकते हैं, बट वेल लेट्स सी क्या होता है पूरी रिएक्शन में। यहाँ नीचे मान लो कहीं टिश्यू था, ठीक है, और टिश्यू से क्या हुआ, कुछ सेल्स जो है यहाँ से निकली, तो हम जानते हैं यहाँ से CO2 जो है ये प्लाज्मा में आएगी, प्लाज्मा से CO2 कहाँ जाएगी, आपके सेल के अंदर, वहाँ ये कंबाइन करेगी वाटर के साथ एंड इट विल फॉर्म H2CO3, जो ब्रेक डाउन हुआ किसके अंदर, आपके H पॉजिटिव में और HCO3 नेगेटिव में, जहाँ पे ये HCO3 नेगेटिव जो है ये प्लाज्मा में आएगा नीचे निकल के, HCO3 नेगेटिव, जिसके रिस्पॉन्ड में क्लोराइड जो है ये अंदर जाएगा, है ना, जहाँ पे NaCl का ब्रेकडाउन होकर यहाँ से क्लोराइड जो है ये अंदर चली जाएगा, और ये H प्लस जो है ये जुड़ जाएगा किसके साथ, दिस H प्लस विल कंबाइन विद हीमोग्लोबिन, दैट इज गोइंग टू फॉर्म HbO2। और ये हीमोग्लोबिन कहाँ से आया, ये बना था आपके HbO2 से, जहाँ से ये O2 निकली थी, O2 आपके सेल्स के पास जाएगी और बाकी ये H प्लस यहाँ आ जाएगा, फाइन। दैट्स अ कंप्लीट रिएक्शन जो आप, मेरे को लगता है आप जानते होंगे, राइट। तो ये होता है सेल्स वाली कंडीशन में, टिश्यू और ब्लड के बीच में। अब जब यहीं से आप देखेंगे तो ये आरबीसी जब ऊपर जाएगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में आप जानते हैं कि यार आरबीसी के अंदर पहले से कौन प्रेजेंट है, क्लोराइड प्रेजेंट है, फाइन, क्लोराइड प्रेजेंट है, और प्लाज्मा में क्या है आपका HCO3 प्रेजेंट है। अब क्या होगा, ये HCO3 जो है ये कंबाइन करने वाला है H प्लस के साथ,
और वहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ बन जाएगा आपका H2CO3 दैट विल अल्टीमेटली गो एंड ब्रेक डाउन इनटू H2O एंड CO2 और यही CO2 जो है ये एल्वेलाई के थ्रू एक्सेल आउट कर दी जाएगी. सो दैट्स अ कंप्लीट रिएक्शन एंड दैट्स हाउ आई कैन रिप्रेजेंट हियर. दैट्स एक्सेल आउट. फाइन. तो यहां पे अब जो ये क्लोरीन बच गया ना, ये क्लोराइड वाला, अब ये क्लोराइड यहां से बाहर आ जाएगा. तो वी कैन से यहां पे क्या हो रहा है, आरबीसीज में से क्लोराइड बाहर निकल के आ रहा है. दैट मीन्स इफ्लक्स हो रहा है किसका, क्लोराइड का, फ्रॉम आरबीसी. वहीं बात करते टिश्यू वाली साइड पे, तो वहां पे इनफ्लक्स हो रहा था क्लोराइड का. तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि यार जो नीचे हो रहा है उसका ऑपोजिट ही ऊपर हो रहा है ना. तो आई कैन जस्ट सिंपली मेंशन हियर कि यहां पे क्या हो रहा था, इनफ्लक्स हो रहा था आरबीसी के अंदर. तो इनफ्लक्स ऑफ क्लोराइड आयन इनटू आरबीसी. तो अगर यहां पे इनटू आरबीसी है तो ऊपर की तरफ एक्सेल आउट हो जाएगा, बाहर चले जाएगा. तो वी कैन से इफ्लक्स ऑफ क्लोराइड आयन फ्रॉम आरबीसी. ठीक है. सो होपफुली यू गॉट द आंसर एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए. फाइन. नेक्स्ट पे आते हैं 7 क्वेश्चन पे. Saying how does the respiratory rhythm center helps in the regulation of carbon dioxide concentration. तो आपका जो respiratory rhythm center है ना, which is controlled by your medulla and we have some pneumotaxic center also. तो ये कैसे कंट्रोल कर पाते हैं आपके CO2 concentration को, कि अगर CO2 concentration ज़्यादा हो गई आपके ब्लड के अंदर तो उसके लिए क्या हमारे पास प्लान बी है, आपको ये बताना है. तो क्या ये डायरेक्टली, लेट्स रीड द ऑप्शंस नाउ टुगेदर. ठीक है, होपफुली आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा. फर्स्ट वन इज टेलिंग यू First one is telling you that it can help to direct the respiratory muscles with lead to the increasing the breathing rate. तो आपको पता है जो ब्रीथिंग रेट है, फास्टर ब्रीथिंग होना स्टार्ट हो जाएगी. बिल्कुल सही है. इससे क्या होता है कि मोर एंड मोर O2 अंदर आती है और इस तरीके से आपका CO2 कंपनसेट होना स्टार्ट हो जाता है. नेक्स्ट, इट कैन सेंड सिग्नल टू द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम्स. तो जो आपका ब्रेन है या जो मेडुला वाला पार्ट है वो आपके इन मसल्स को सिग्नल देगा और वहां से क्या होगा, ब्रीथिंग रेट जो है इंक्रीज कर दी जाएगी. बिल्कुल सही है. जितनी ज़्यादा बार कॉन्ट्रैक्शंस होगी आपके डायफ्राम की उतनी ज़्यादा इनहेलेशन होगी एंड दैट्स हाउ अगेन मोर O2 अंदर आएगी तो फिर CO2 को कंपनसेट कर पाएंगे. लास्ट कह रहा है इन इंटरेक्ट विद द एओटिक बॉडीज. तो एओटिक बॉडी, कैरोटिड बॉडीज ये क्या करती हैं, हाँ जी, ये जो है ना आपकी एओटिक एंड कैरोटिड बॉडीज, एओटिक एंड कैरोटिक बॉडीज जो है ये क्या करती हैं, दीज आर द वन हु आर मोर सेंसिटिव फॉर CO2. दे आर मोर सेंसिटिव टू CO2 एंड लेस सेंसिटिव टू O2. फाइन. तो इस कारण से क्या होता है कि जो आपके पास जैसी हल्की सी CO2 आपके बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर भरेगी ना, तो आपके जो वी कैन से केमिकल रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगे और उनके एक्टिव होने की वजह से क्या होगा, एकदम से ब्रेन के पास सिग्नल जाएगा और ब्रेन जो है बाकी एक्शंस करना स्टार्ट कर देगा एंड दैट इज हाउ CO2 को वापस से कम किया जाएगा आपकी बॉडी के अंदर. तो इस ऑप्शन में देखा जाए तो यार सारी बातें बिल्कुल सही कही गई है. इट जस्ट कि आपको सारी बातें पढ़नी थी, आंसर चूज करना था और लगाना था. इतना समय आपका लगना था इस सवाल के अंदर. तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. बाकी ये सवाल मुश्किल नहीं था, इट जस्ट के आपको पेशेंस के साथ सारे ऑप्शंस ध्यान से पढ़ने थे. दैट्स इट. फाइन. नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे. Saying that how many of the given structures in the box are surrounding by the incomplete cartilaginous rings. अब देखो ये सवाल काफ़ी इंटरेस्टिंग है बिकॉज बच्चे सोचते हैं कि सर जो सी शेप, डोर्सली, इनकम्प्लीट, ये जो आपकी रिंग्स होती हैं, हाइलिन कार्टिलेज की बनी हुई रिंग्स जो होती हैं, ये सिर्फ ट्रैकिया में ही पाई जाती हैं, विच इज़ रॉन्ग. ये आपके बॉडी के और भी पार्ट्स में मिलती हैं. सर ऐसा एनसीईआरटी में कहीं लिखा तो नहीं हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी का डायग्राम इस बात को दर्शाता है. फाइन. इसीलिए तो ये सवाल एक अच्छा सवाल बन सकता है. बाकी इसका सॉल्यूशन अगर देखा जाए तो आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले क्या होता है हमारे पास, वी हैव द नोस्ट्रल्स, जिसके बाद क्या आएगा, नेजल चैम्बर. नेजल चैम्बर जो है ये ओपन होगा नेजल, यू कैन से सिंपली फेरिंग्स के अंदर. फेरिंग्स ओपन होगा लैरिंग्स के अंदर. और लैरिंग्स जो है ये आगे जाके ओपन होंगे किसके अंदर, दे विल ओपन इनटू ट्रैकिया. ट्रैकिया से आपकी वो वाली जो रिंग्स हैं वो चालू होना स्टार्ट हो जाएंगी. राइट. ट्रैकिया के बाद वो ओपन जाएगा अंदर किसके अंदर, ब्रोंकाई के अंदर.
ब्रोंकाई में भी आपको ट्रैकिया कार्टिलेजस रिंग्स मिलेंगी मगर इरेगुलर फॉर्म में। उसके बाद ब्रोंक्यूल्स आएंगी, ब्रोंक्यूल्स दैट इज प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, फिर आएंगी सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स, फिर आएंगे आपके टर्शरी ब्रोंक्यूल्स, और इससे के बाद आएगी आपकी इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। एंड दैट इज द पोजीशन जहां तक आपको ये वाली ट्रैकियल रिंग्स जो है देखने को मिलेंगी। इसके बाद आपका टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आएंगी, फिर आपकी रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स आएंगी, वहां नहीं मिलेंगी। तो वी कैन से जस्ट राइटिंग अ नोट पॉइंट हियर, दैट्स अ सीक्वेंस एंड द नोट पॉइंट इज ट्रैकिया। ये जो आपके पास कार्टिलेजिनस रिंग्स है ना, ये हैं क्या एक्चुअली में? सो दिस फाइन, मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट्स आपके लिए लिख दिए हैं। सबसे पहला कह रहा है कार्टिलेजिनस रिंग्स कैसी होती हैं? सी शेप की होती है और इनकम्प्लीट होती है डोर्सली। सेकंड कह रहा है कि जो हाइलिन कार्टिलेज से बनी होती है और कहां से कहां पाई जाती है। सो इनिशिएट फ्रॉम कहां से बनना स्टार्ट होंगी ये आपको मिलेंगे ट्रैकिया। तो इनिशिएट फ्रॉम ट्रैकिया अप टू कहां तक मिलेंगे आपको ये? यू विल फाइंड देम अप टू इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। फाइन, सो वी कैन से दैट इज द करेक्ट आंसर। एंड लेट्स सी कौन कौन सा होगा भाई। ट्रैकिया तो होगा, फेरिंग्स में नहीं पाई जाती ऊपर वाला पार्ट है ये तो। सेकेंडरी ब्रोंकस में होंगी, आपके प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स में भी होंगी, एल्वुलाई में नहीं होंगी अगेन। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 आपके ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जहां पे आपको ये सी शेप इनकम्प्लीट डॉर्सली कार्टिलेजस रिंग्स पाई जाएंगी। फाइन, तो हमने काफ़ी कुछ डेटा इसमें कलेक्ट किया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेइंग गिवन बिलो इज अ डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन, ये आपको दिया हुआ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। बताओ कौन से वाले ऑप्शंस जो हैं वो सही है इस डायग्राम को लेके। तो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन है ना, इट जस्ट कि आपको सवाल जानना चाहता है कि आपको जो रिप्स हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का आइडिया है या नहीं है। फाइन, अगर आपको ये नहीं दिख रहा है तो मैं इसको जूम इन कर देता हूँ थोड़ा सा आपके लिए। नाउ यू कैन जस्ट सी दिस डायग्राम, है ना। तो इस डायग्राम में बताइए अब क्या लगता है आपको, इससे क्या होगा? अच्छा छुप जाता है क्या? ओके सही है, हाँ जी बताइए। तो अगर देखा जाए तो हम इस क्वेश्चन में कह सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा डायग्राम है ये आपके एक्सेलेरेशन का डायग्राम दिखाया हुआ है, राइट, कि आपकी जो एयर्स है वो बॉडी से बाहर जा रही है। नाउ डिस्कस करते हैं इसको। तो पहला कह रहा है डायफ्राम बिकम्स डोम शेप। क्या एक्सेलेरेशन के दौरान, आपका जो डायफ्राम है क्या वो रिलैक्स होता है? बिल्कुल सही है ना। डोम शेप हो जाता है ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। क्या मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है? नहीं, मसल्स रिलैक्स होती हैं इस टाइम पे। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर ए, वहां पे रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम मसल्स होना चाहिए था। ना कि कॉन्ट्रैक्शन। तो ये गलत हो जाएगा आपका पहला वाला ऑप्शन। तो सेकंड कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी डिक्रीजेस ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। क्या ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है? नहीं, वापस से ये मसल्स भी क्या करेंगे? रिलैक्स करेंगी। तो बी ऑप्शन में यहाँ पे रिलैक्सेशन ऑफ वी कैन से एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स आना चाहिए। तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है आपसे डायफ्राम इज रिलैक्स एंड आर्च्ड अपवर्ड। तो आपका डोम शेप हो गया, आगे हो गया आपका, है ना। एंड डिक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी। बिल्कुल सही है, आपकी थोरेसिक कैविटी में वॉल्यूम कम होगी, प्रेशर ज्यादा होगा। अगर यहाँ प्रेशर ज्यादा है तो बाहर कम होगा। एंड थिंग्स मूव्स फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। दिस इज करेक्ट। तो सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, कोई गड़बड़ नहीं है इसके अंदर। लास्ट कह रहा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। क्या कॉन्ट्रैक्शन होती है एक्सेलेरेशन के दौरान? नहीं होती। तो दिस इज अगेन अ रॉन्ग स्टेटमेंट। तो वी कैन से ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड शेयरिंग वी कैन मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। टेक योर टाइम, है ना। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए खुद से और सवाल के लाइन को ध्यान से पढ़ना है, फिर इसके आंसर को बताना है मुझे। फाइन, कह रहा है हाउ मच अमाउंट ऑफ एयर इज इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड पर मिनट। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, दैट इज अ जान ऑफ दिस क्वेश्चन। तो वी कैन से, हम जानते हैं कि टाइडल वॉल्यूम कितनी होती है, कि इट जस्ट अ नॉर्मल ब्रीथिंग, नॉर्मल एक्सेलेशन। तो नॉर्मल इनहेल करना, नॉर्मल एक्सेल करना, दैट्स अ वैल्यू हम जानते हैं, राइट। एंड दैट्स इक्वल्स टू 500 ml, जिसे आप टाइडल वॉल्यूम कहते हो। तो सॉल्यूशन की बात की जाए तो टाइडल वॉल्यूम जो होती है दैट्स इक्वल्स टू 500 ml। ओके, लेकिन सवाल पूछ रहा है पर मिनट बताइए। तो अगर हम इसको और फर्दर सॉल्व करें तो हम कह सकते हैं कि यार 1
टाइम पे आपकी इतनी होती है, और आपको पता है जो ब्रीथिंग रेट होता है वो कितना होता है, ब्रीथिंग रेट जो होता है वो होता है आपका 16 से 20 ब्रीथ पर मिनट। फाइन, तो वी कैन से अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि यार पर टाइम में, है ना, पर टाइडल वॉल्यूम की अगर बात की जाए, 1 ब्रीथ पर, या 1 ब्रीथ 500 ml जो है इतना एक्सेल या इनहेल कर रहे हैं, तो बताओ 16 ब्रीथ में कितना होगा। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 ब्रीथ में, दैट इज इक्वल्स टू आई थिंक 8000 ml। तो इससे मिलता जुलता ऑप्शन कौन सा है आपके इस सवाल में, तो वी कैन से ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो 1 मिनट में आप इतना अमाउंट ऑफ जो ऑक्सीजन या CO2 जो है उसको एक्सेल या फिर इनहेल करते हो। फाइन, सो फुली गॉट द आंसर, है ना। इसमें बस ट्विस्ट इतना था कि यार उसने 1 मिनट के लिए पूछ लिया, नॉर्मल वैल्यू हमें आती है, तो इस सवाल को करने के लिए हमें एक एवरेज ब्रीथिंग रेट भी पता होना चाहिए। हार्ट रेट सबको पता होता है विच इज इक्वल्स टू 72 टू 75 BPM, लेकिन ब्रीथिंग रेट भी आपको याद रखना है विच इज 16 टू 20 टाइम्स। फाइन, आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, एंड द क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू, अटेम्प्ट कीजिए एक बार खुद से। सो लेट अस सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उससे पहले मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपने इस क्वेश्चन को प्रॉपर्ली रीड किया होगा। आइए एक बार साथ में रीड करते हैं। कह रहा है विच ऑफ द गिवन फैक्टर फेवर्स द डिसोसिएशन ऑफ CO2 फ्रॉम कार्बमाइन हीमोग्लोबिन। सो वी हैव कार्बमाइन हीमोग्लोबिन, है ना, वी हैव कार्बमाइनो हीमोग्लोबिन। तो अगर इसकी बात की जाए, जिसका फॉर्मूला होता है आपका दैट इज HbNH राइट। ये जो है डिसोसिएट होता है किसके अंदर, आपके CO2 और Hb के अंदर। ये जो प्रोसेस है ये कब फेवर होगा, तो आपको पता है कि यार रिएक्शन होती कहाँ पे, इज इट हैपनिंग इनसाइड द टिश्यू और इज इट हैपनिंग इनसाइड द एल्वेलाई। तो आपको पता है हीमोग्लोबिन और CO2 का टूट जाना या अलग हो जाना, दिस इज वेयर इज इट हैपनिंग, इट्स हैपनिंग इनसाइड द एल्वेलाई, राइट। ये एल्वेलाई में सारी कहानी चल रही है, सारा झोल चल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यार एल्वेलाई में कौन से वाला ग्राफ जो है वो हमें देखने को मिलता है, इज इट द राइट शिफ्ट और द लेफ्ट शिफ्ट। तो वी कैन से ये आपको देखने को मिलेगा आपके लेफ्ट शिफ्ट के अंदर, राइट। तो वी कैन से इफ वी हैव दिस ग्राफ विच इज हैविंग अ सिग्मोइड कर्व, और इसको अगर आपने लेफ्ट शिफ्ट कर दिया तो इट्स लाइक अगर इसको ऐसा बना दूं मैं, सो नाउ इट इज अ लेफ्ट शिफ्ट। तो इसमें क्या क्या कंडीशंस हो जाती है, यहाँ पे आपकी कंडीशंस हो जाएंगी जैसे कि आपका PO2 जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, PCO2 जो है वो कम होना चाहिए, टेम्परेचर जो है वो कम होना चाहिए, और जो pH है वो ज़्यादा होना चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं कि जो H+ है वो कम होने चाहिए। फाइन, ये सारी कंडीशंस है। अब आइए मैच करते हैं। पहली बात तो ये है कहाँ पे, एल्वेलाई में, तो इसको हटा दो टिश्यू वाले को और इसको हटा दो, एक ही टिश्यू वाला है इसको हटा दो, बाकी अब मैच करते हैं। तो आपका CO2 कम होना चाहिए और O2 ज़्यादा, तो इसमें आपको पता है हाई O2 है, हाई CO2, ये हट जाएगा। हाई O2 है, लो CO2 है, ये सही है, और यही हमारा सही आंसर है। इसमें देखो, इसमें कह रहा है लो O2 है लेकिन हाई CO2, ऐसा नहीं होता ना, दिस इज रॉन्ग। फाइन, तो वी कैन से ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इट जस्ट कि आपको पहचानना था कि यार कौन सी कंडीशन कहाँ वैलिड होती है, और इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। डन, चलिए आते हैं 12th क्वेश्चन पे, अटेम्प्टेड बाय योरसेल्फ एज ऑलवेज। देखिए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू इन द अपर पार्ट ऑफ द लंग्स। लंग्स के अगर अपर पार्ट्स की बात की जाए तो वहां कोई इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो वो कौन सी डिसीज या कौन से डिसऑर्डर के साथ रिलेटेड रहा होगा। तो हम कह सकते हैं कि यार उसका रिलेशन होता है आपके जनरली ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स के साथ। जितने भी आपके ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स होते हैं ना, ये सब कहीं ना कहीं लिंक करते हैं किसके साथ, दे बेसिकली लिंक्स विद योर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, अपर पार्ट ऑफ लंग्स, जैसे कि आपके ब्रोंक्यूल्स हो गए, है ना, इन सब जगहों पे। और इसमें एग्जांपल्स क्या आ जाएंगे आपके, फाइब्रोसिस, है ना, और इसके अलावा 2 एग्जांपल्स और आएंगे, सिलिकोसिस एंड थर्ड वन वी आर हैविंग, एक और होता है आपका, तो मेजर ये 2 हैं आपके, एक और है, आई जस्ट टेल यू वंस आई रिमाइंड द नेम। सो दीज आर द डिसऑर्डर जो कि ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स हैं। जैसे मान लो कोई अगर बंदा है जो कि काम कर रहा है किसमें, माइनिंग्स में, है ना, माइंस के अंदर, तो वहाँ पे क्या होता है, काफ़ी डस्ट पार्टिकल्स जो उड़ रहे होते हैं, सिलिका वहाँ पे उड़ेगा, है ना। तो ये सब क्या करते हैं, ये आपको डिसीज या रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कॉज कर सकते हैं।
तो इसलिए बेसिकली उनको प्रोटेक्टिव मास्क दिया जाता है पहनने के लिए। हालांकि इंडिया में ये कंडीशंस बहुत खराब है ना, उनको प्रोटेक्टिव मास्क भी नहीं मिलता पहनने को, बट स्टिल वी कैन से, है ना। सो वी कैन से द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, विच इज ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसीज। ठीक है, जो आपके अपर पार्ट ऑफ लंग्स को अफेक्ट करती है। आते हैं 13th क्वेश्चन पे। सेइंग सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट गलत है आपको ये बताना है। फाइन, तो पहले आप ऑप्शंस रीड कर लीजिए, फिर हम साथ में रीड करेंगे इन सबको। ओके, चलिए। पहला कह रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इन द वेन एंड ऑक्सीजन इन आर्टरीज रेगुलेट्स द रेस्पिरेटरी रिदम इन ह्यूमंस। तो एक बात सोचो, क्या CO2 का अमाउंट बढ़ना, क्या वो आपके रेस्पिरेटरी रिदम को कंट्रोल करेगा? बिल्कुल करेगा, बिकॉज वी हैव द कीमो रिसेप्टर्स जो क्या करेंगे, जो कि हाई CO2 को सेंस कर लेंगे और आपके जो मेडुला है उसको सिग्नल देंगे और इस तरीके से आपका रेस्पिरेटरी रिदम जो है वो रिएक्ट करेगा। लेकिन क्या O2 के कंटेंट बढ़ने से कुछ होता है क्या, या O2 कम होने से या O2 ज़्यादा होने से? तो सेंसिटिविटी ज़्यादा किसके लिए है? CO2 के लिए है, O2 के लिए नहीं होती। तो वी कैन से दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। अगर इसने ये ऑक्सीजन नहीं लिखा होता ना तो आंसर सही होता, स्टेटमेंट सही होती, लेकिन इसने ऑक्सीजन लिख दिया इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तो वी कैन से इन ऑप्शन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द मिस्टेक? द मिस्टेक इज दैट योर वी कैन से कीमो रिसेप्टर्स जो होते हैं ना, दे आर मोर सेंसिटिव टू CO2। फाइन, तो वी कैन से दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाकी ऑप्शन सही है, आप एक बार रीड कर सकते हैं। जैसे आप जानते हैं एम्फीसीमा में क्या होता है, जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट, कार्बामाइन हीमोग्लोबिन जो है ये कैसे बनती है? बाय द एसोसिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड CO2, सही है। और अगर यहाँ पे कार्बन मोनोक्साइड लिखा हो तो उससे क्या बनती है? कार्बन मोनोक्साइड से बनती है आपकी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। फाइन, ये बात हमें नहीं भूलनी है। ह्यूमन बींग्स हैव अ सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम, यस, जस्ट बिकॉज ऑफ द कैरोटिड एंड एरोटिड बॉडीज, राइट। व्हाट डू वी हैव? वी हैव carotid bodies and they basically help us to regulate the respiratory rhythm with the help of medulla। मेडुला में दो सेंटर्स होते हैं, एक आपके पास होता है डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, एक होता है आपका वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। फाइन, तो ये कुछ काम यहाँ पे चल रहा होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस आवर रेस्पिरेटरी रिदम इज मेंटेन्ड। फाइन, 14 क्वेश्चन इज सेइंग रिसेप्टर्स एसोसिएट विद द आयोटिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी। जो रिसेप्टर्स जो हैं जो इनके पास पाए जाते हैं कैन रिकॉग्नाइज द चेंज इन, अब वही बात है ना, वो किस में चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए ज़्यादा सेंसिटिव है, तो दे आर मोर सेंसिटिव फॉर CO2 चेंज, है ना, एंड H+ कॉन्सेंट्रेशन एंड सेंड नेसेसरी सिग्नल्स टू विच पार्ट ऑफ योर बॉडी, तो ये आपके मेडुला को भेजते हैं, बिकॉज मेडुला इज व्हाट? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, रिदम सेंटर, राइट। तो वी कैन से ऑप्शन नंबर विच वन विल बी करेक्ट? तो CO2 यहाँ पे दिया हुआ है आपका, बस एक ही ऑप्शन है, तो आ गया आपका आंसर सी। फाइन, तो आते हैं 15 क्वेश्चन पे। सेइंग दैट सिलेक्ट द फेवरेबल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सी हीमोग्लोबिन एट द एल्वुलाई। तो अगर हम चाहते हैं कि यार हमारे ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन हो, दैट मीन्स O2 एंड HB दोनों मिले और क्या बनाए? HbO2 4। और ये सब कहाँ होने वाला है? आपको पता है एल्वुलाई में होने वाला है। और एल्वुलाई पे कौन सा वाला इफेक्ट आपका वैलिड होता है? दैट इज योर हेल्डेन इफेक्ट। हेल्डेन इफेक्ट यहाँ पे लगने वाला है, ठीक है। तो हम सिंपली कह सकते हैं मतलब आम भाषा में कि इट्स लाइक इफ दिस इज द सिग्मॉइड कर्व, है ना। हम चाहते हैं एल्वुलाई में ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन हो तो ग्राफ हैज टू बी शिफ्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट डायरेक्शन, ये हम पढ़ चुके हैं पहले से। तो यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट होना चाहिए, और अगर लेफ्ट शिफ्ट होगा तो क्या कंडीशंस यहाँ पे वैलिड होने वाली है? कंडीशंस लाइक आपकी PO2 ज़्यादा होना चाहिए, बिकॉज कॉम्बिनेशन होना है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मस्ट बी हाई, राइट। इसके अलावा PCO2 जो है वो कम होना चाहिए, टेम्परेचर जो है वो कम होना चाहिए, इसके अलावा जो आपका pH है वो ज़्यादा होना चाहिए। सो दीज कंडीशंस, फाइन, अब मैच कर लो इसमें से। और pH ज़्यादा का मतलब क्या होता है? आपके H+ कॉन्सेंट्रेशन कम होनी चाहिए, बिकॉज एल्कलाइन नेचर है, राइट। ओके, देखिए अब लो O2 नहीं, हाई O2 होना चाहिए, तो इसमें से ये ऑप्शन तो आपका वैसे ही कट चुका है, लास्ट वाला भी कट चुका है। इन दोनों में से देखते हैं, तो हाई CO2 और हाई PO2 नहीं, हाई PO2 और लो CO2, सो वी कैन से ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। अगर आप देख पा रहे हैं कि लेस आपके H+ आयंस होंगे और लो टेम्परेचर होगा इस केस में, डन। तो अगर ये सारी ट्रिक्स आपको याद हैं, ये सारे फैक्टर्स आपको याद हैं, तो यू कैन सिंपली अटेम्प्ट द आंसर, फाइन।
नेक्स्ट सेइंग द ब्लड लीविंग द लंग्स हैज ऑल इट्स हीमोग्लोबिन या हीमोग्लोबिन ऑक्सीजनेटेड एंड गिव्स अप टू द टिश्यू। तो जो आपके लंग्स में से ब्लड निकल रहा है ना, उसके पास क्या है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन पाई जाती है। तो लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव द लंग्स हियर, या मैं सिंपली एल्वोलाई ड्रॉ कर रहा हूं। सो इफ यू हैव एल्वोलाई हियर एंड वी हैव द ब्लड, सो ब्लड विच इज लीविंग फ्रॉम दिस गोइंग टू द हार्ट, वी हैव 4 चैम्बर्स। यहां से आपका ये ब्लड निकलेगा, जाएगा इसके अंदर, यहां से बाहर निकलेगा और टिश्यूज के पास जाएगा, है ना भाई, टिश्यूज के पास जाएगा और टिश्यूज से निकल के वो वापस से कहाँ जाएगा, आपके इस वाले पार्ट में, और यहाँ से वापस आ जाएगा। तो इस वाले पार्ट में आपको पता है यहाँ पे क्या होता है, HbO2 फॉर्म होके जाता है, हाँ, टिश्यूज। सो वी कैन से बिकॉज टिश्यू कैन एब्जॉर्ब फ्रॉम ऑक्सी हीमोग्लोबिन या कॉन्सेंट्रेशन इज लोअर देन इन द लंग्स। तो ये कह रहा है कि जो आपके यहां से ब्लड निकला था ना, इस ब्लड में क्या है, HbO2 है, लेकिन जब ये यहां पे आता है तो ये अपने HbO2 में से इस O2 को प्रोवाइड कर देता है, किसको, इन सेल्स तक। क्यों करता है, क्योंकि आप जानते हैं कि सेल्स वाली कंडीशन में क्या होता है, वहां पे कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम होती है एज कंपेयर टू लंग्स। लंग्स में जो है आपको पता है कि वी हैव दिस पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 विच इज इक्वल्स टू वी कैन से 104 mm ऑफ Hg। वहीं यहां पे बात करें तो सेल्स में PO2 कितना होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज इक्वल्स टू दैट इज लेस देन 40 mm ऑफ Hg। तो वी कैन से यहाँ पार्शियल प्रेशर काफी कम है, इस वजह से चीजें कहां से कहां मूव कर जाएंगी, आपके ब्लड में से आपके टिश्यू के अंदर मूव कर जाएंगी, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर एंड वी कैन से ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। डन है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। फाइन, तो वी कैन से लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। सेइंग दैट असर्शन इज गिवन एंड रीजन इज गिवन। बताओ क्या सही है क्या गलत है और क्या ये एक दूसरे को एक्सप्लेन करते हैं या नहीं करते। तो अगर देखा जाए तो यार एब्डोमिनल मसल्स जो है क्या ये प्राइमरीली इन्वॉल्व होती हैं जनरेटिंग द प्रेशर ग्रेडियंट। क्या एब्डोमिनल मसल जो है क्या ये प्रेशर ग्रेडियंट फॉर्म करती है। दूसरा, द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन कैन बी इंक्रीज बाय एडिशनल मसल्स कॉल्ड एज डायफ्राम। क्या ये एडिशनल मसल्स हैं। देखें अब आंसर, होपफुली आपने क्वेश्चन रीड कर लिया है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी विच इज बोथ ऑफ देम आर रॉन्ग स्टेटमेंट। सर ये कैसे हुआ, देखो एब्डोमिनल मसल्स क्या ये प्राइमरीली मसल्स हैं, नहीं, प्राइमरी आप जानते हैं कि जो कि नॉर्मल ब्रीथिंग में इन्वॉल्व होंगी एंड दे आर डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। फाइन, तो वी कैन से जो आपकी प्राइमरी मसल्स हैं, प्राइमरी मसल्स इन्वॉल्व इन नॉर्मल ब्रीथिंग, that is what, that is two muscles you can say. First is diaphragms, that is diaphragm, and second is external intercostal muscles. फाइन, वहीं अगर हम बात करें फोर्सफुल ब्रीथिंग के बारे में, वहीं अगर हम बात करें फोर्सफुल ब्रीथिंग, ठीक है, या फिर एडिशनल मसल्स जो है यूज होंगी किसमें, आपके स्ट्रेंथ के अंदर, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में, वो आपकी होने वाली है कौन सी, यू कैन से एब्डोमिनल मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स। तो आप ऑप्शन में अगर देख पाएंगे ना, तो इसकी बात यहां लिख दी, यहां की बात यहां लिख दी, तो एब्डोमिनल मसल्स जो है वो प्राइमरी नहीं है, यहां पे आना चाहिए क्या, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम। और नीचे वाले में जो ये बात कर रहा है कि स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन कैन बी इंक्रीज, तो फोर्सफुली हम इसे इंक्रीज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एब्डोमिनल मसल्स की मदद से। तो ऑप्शन यहाँ मतलब उल्टे सीधे दे दिए, इस वजह से दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे गलत हो जाएंगी। फाइन, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। सेइंग डिसोसिएशन कर्व इज कनेक्टेड टू, तो आप जानते हैं नाम में ही है ना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, है ना। तो वी हैव दिस परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ HbO2 कर्व। तो जिसमें आप जो ये कर्व ड्रॉ करते हैं, इस कर्व में होता क्या है, एक तरफ तो आप लिखते हैं क्या, यहाँ पे आप लिखेंगे बेसिकली पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, और यहाँ आप लिखते हैं क्या, परसेंटेज सैचुरेशन, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ व्हाट, ऑफ HbO2।
तो ये ग्राफ जो है ये CO2 और हीमोग्लोबिन के बीच का नहीं होता, ये ग्राफ जो है ये ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच का होता है। तो वी कैन से लाइक दिस सिग्मोइड कर्व, राइट, दिस इज सिग्मोइड कर्व। तो वी कैन से ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, HbO2 के बीच का ग्राफ है ये। फाइन, 19 क्वेश्चन पे आते हैं। सेइंग दैट आफ्टर टेकिंग अ लॉन्ग डीप ब्रेथ, है ना, अगर अपन लोगों ने एक लंबी सी सांस ली है, राइट, आप भी लीजिए साथ में, है ना, इट्स नॉट अ बैड, कोई पैसे नहीं लग रहे तुम्हारे, है ना, जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ। नाउ अगर डीप ब्रेथ ली जाए सो वी डोंट रेस्पायर फॉर सम टाइम, तो आप लेके देखो, है ना, अगर आप एक बहुत गहरी सांस लोगे ना तो 1 सेकंड या 2 सेकंड के लिए आपकी सांस रुक जाएगी, यू विल फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप ब्रीथिंग। आप बहुत ज़्यादा गहरी सांस नहीं ले सकते, है ना, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आपने बहुत ज़्यादा गहरी सांस ली है तो यू हैव टू स्टॉप फॉर सम टाइम, बिकॉज अब आपकी बॉडी के अंदर जो है लेस ऑफ CO2 जो है वो बनना स्टार्ट हो गया, तो CO2 की मात्रा कम हो गई है, बॉडी कुछ सेंस नहीं कर पा रही है, बिकॉज बॉडी और वी हैव द कैरोटिड आर्टरी, वी हैव द आयोटिक आर्क विच कैन ओनली सेंस CO2। अब CO2 है ही नहीं बॉडी के अंदर, है ना, तो इस तरीके से क्या होगा, बिकॉज ऑफ दिस लेस CO2 इन द ब्लड वी हैव टू स्टॉप फॉर सम सेकेंड्स एंड देन वी हैव टू स्टार्ट, हमें वापस से ब्रीथिंग करना स्टार्ट करना पड़ेगा। फाइन, सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, इट जस्ट अ थियोरेटिकल पार्ट विच इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। सेइंग द ग्राफ शोन एज एन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ये आपको ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, मुझे नहीं पता आपको ये दिख रहा है कि नहीं, लाइक बहुत क्लियरली, इसलिए मैं इसको हल्का सा बड़ा कर दे रहा हूँ। देखिए, इस ग्राफ की अगर बात की जाए ना तो आपको बताना है कि यार ये 1 2 3 यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस ग्राफ के अंदर। इफ दिस इज व्हाट आई हैव पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड दिस इज व्हाट आई हैव द सैचुरेशन ग्राफ। ओके, तो सिंपल सी बात है यार, एक बात सोचो, सबसे ज़्यादा इस ग्राफ में सैचुरेशन कहाँ होता है, एल्वोलाई पे ऑक्सीजन आ रही है ना, और वहीं हीमोग्लोबिन आ रहा है, तो सारी की सारी जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के तब ट्रैवल करती है ना, तो जितनी भी ऑक्सीजन आई है उसमें से मेजॉरिटी ऑफ ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाएगी। और आपको पता है कि आपकी जो एल्वोलाई है वहाँ पे प्रेशर कितना होता है, वी हैव 104, या फिर आप कह सकते हैं एक तरीके से ब्लड में 96, तो 100 के आसपास का प्रेशर है, तो प्रेशर 100 के आसपास और सैचुरेशन कितना है 100 के आसपास, तो मतलब थर्ड जो सबसे ऊपर दे रखा है ना वो आपका कहाँ पे होगा, वो आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड का पार्ट होगा, राइट। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूँ। बेसिक्स आई थिंक आप हिंट ले चुके हैं मेरे से, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए एक बार खुद से। देखिए, हमारे पास अगर को ये एल्वोलाई है, इस क्वेश्चन को सारे बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे, और नीचे क्या है, यहाँ पे हमारे पास ब्लड है, ये ब्लड नीचे आएगा, है ना, एंड शेयर वी हैव द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। तो ये ब्लड कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ से ये ब्लड नीचे निकलेगा और कहाँ जाएगा, टिश्यूज़ के पास जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये ब्लड जो है वापस से उठाया जाएगा और कहाँ भेजा जाएगा, यहाँ से इस ब्लड को उठा के यहाँ डाल देंगे, यहाँ से यहाँ डाल देंगे, फाइन, एंड दिस इज व्हाट यू नो वेना कावा। ये आपको पता है क्या है, दिस इज alveoli and this is what I have pulmonary vein, जो मेन ऑप्शंस में मेंशन है मैंने यहाँ पे लिख दिया है आपके लिए, ठीक है, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखो, अगर आप सीखेंगे ना इस सवाल के अंदर तो आप जानते हैं कि भाई यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन आई थी, ये ऑक्सीजन नीचे आई और यहाँ पे ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर गई। अब जब ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करिए ना ये ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन है ये सबसे ज़्यादा मात्रा में सैचुरेट हो रखे हैं, तो परसेंटेज सैचुरेशन सबसे ज़्यादा हाई कहाँ पे होगा, इस पल्मोनरी वेन के अंदर। तो मतलब थर्ड वाली कौन होगी, पल्मोनरी वेन होगी। अब ऑप्शंस एलिमिनेट करना स्टार्ट करते हैं, तो पल्मोनरी वेन जो कि थर्ड है वो आपको यही दिया हुआ है सिर्फ, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। बाकी और भी चेक कर लो, उससे कम कहाँ पे होता है सैचुरेशन, उससे कम सैचुरेशन यहाँ पे होगा, है ना, इस लेफ्ट वेंट्रिकल में, और उससे भी कम कहाँ होगा, इस वाले पोर्शन में, बिकॉज यहाँ तो डिलीवर हो चुकी है ऑक्सीजन। 20 ml यहाँ से आई थी, 5 ml सेल्स को दे दी और 15 ml वापस लेके जाए जा रही है, तो वो 15 ml जो लेके जा रहे हैं वो कम है ना, इसके कंपैरिजन में तो सैचुरेशन कम हो चुका है, तो वी कैन से आपकी सबसे कम वाली क्या होगी, ये हो जाएगी आपकी वेना कावा। फाइन, तो 1 इज वेना कावा, थर्ड इज पल्मोनरी वेन एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज सेकंड। होपफुली क्वेश्चन आया होगा समझ में, इट वाज अ गुड क्वेश्चन जो कि 2 चैप्टर्स के साथ रिलेट किया गया था, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। डन।
नेक्स्ट आते हैं, अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन रिमेन्स अनयूज्ड इन द ह्यूमन ब्लड इवन आफ्टर इट इज अपटेकन बाय बॉडी टिश्यू, इवन इट इज आफ्टर अपटेकन बाय बॉडी टिश्यू। तो ज़्यादा काफ़ी बड़ी मात्रा में जो ऑक्सीजन है ना वो यूज़ ही नहीं हो पाती है। कैसे नहीं हो पाती, आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी टाइडल वॉल्यूम है वो कितनी होती है, सर ये तो पता है हमें, विच इज़ 500 ml। लेकिन उस 500 ml का भी आपको ये पता होना चाहिए कि सिर्फ जो आपके पास कितना 350 ml जो है ये आपके लंग्स तक एक्चुअली में पहुंचता है। लंग्स मतलब एल्वोलाई, ये आपके एल्वोलाई तक पहुंचता है। बाकी का जो 150 है ना, 150 ml ये डेड स्पेस में जाता है। डेड स्पेस मतलब ये आपके एल्वोलाई तक पहुंच ही नहीं पाता, ये जो आपकी ट्रैकिया है ना वहां पे खो जाती है इतनी एयर। तो दिस मच एयर इज ओनली रिसीव्ड बाय योर एल्वोलाई। फाइन। तो ये कह रहा है कि जो मेजॉरिटी ऑफ ऑक्सीजन जो यूज ही नहीं हो पा रही है उसका काम क्या है एक्चुअली में, तो उसका काम होता है कि जो बची हुई ऑक्सीजन जो बच गई ना ये आपके किस टाइम पे काम आएगी, ये काम आएगी जब आप हैवी एक्सरसाइज करेंगे, जब आपकी बॉडी के अंदर O2 की मात्रा कम होगी तब इस ऑक्सीजन को यूज किया जाएगा बेसिकली फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। ठीक है, तो बाकी ऑप्शंस गलत हैं, ओनली ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इट्स अ न्यू क्वेश्चन, शायद आपने इससे पहले ये क्वेश्चन ना देखा हो, मगर अब अगर देख लिया है तो इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा। 22 क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज मैक्सिमम इन विच ऑफ द फॉलोइंग। सबसे ज्यादा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कहाँ होगा, जहां सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होगी। तो आप जानते हैं एल्वोलाई इज दैट ओनली साइड। वैसे तो आप जानते हैं बाहर की जो एयर है ना वो इट कैरीज अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन, मगर स्टिल हम यहाँ से कंपेयर करें तो हम कह सकते हैं यहाँ होता है 104 mm ऑफ Hg विच इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगी आपके पास ब्लड वेसल, यहाँ कितना होता है, यहाँ आपका होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन विच इज इक्वल्स टू 96 mm ऑफ Hg, राइट। इसके बाद ये सेम रहेगा आपके पूरी इस जर्नी के दौरान जो कि आपका हार्ट से ट्रैवल हो रही है, और लास्ट में जैसे ही सेल्स के पास पहुंचेगी तो सेल्स में आप जानते हैं और ऊपर कौन है, ब्लड है। तो जो आपकी ये सेल्स हैं इन सेल्स में कितना होगा, इस सेल्स में होता है PO2 विच इज लेस देन 40 mm ऑफ Hg, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे आपका सेम 96 mm ऑफ Hg विच इज PO2। फाइन। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ज़्यादा है यहाँ पे कम है, इसलिए ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर जाती है, सेम यहाँ से यहाँ ट्रैवल करती है। तो मैक्सिमम मतलब मुद्दा क्या है इस सवाल का कि मैक्सिमम कहाँ पाया जाएगा, आपके एल्वोलाई में ही मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर पाया जाता है। फाइन, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आते हैं 23rd क्वेश्चन पे, सेइंग दैट रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बताओ कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है। ठीक है, तो रीड इट बाय योरसेल्फ। फिर अगर कोई डाउट आता है स्टिल आपको इन सेशंस में तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, है ना, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट। चलिए, कह रहा है अबाउट 70% ऑफ CO2 दैट एंटर्स RBC चेंजेस इनटू HCO3, बिल्कुल सही है ना। अगर हम CO2 के ट्रांसपोर्ट की बात करें तो जो आपका CO2 ट्रांसपोर्ट होता है वो क्या होता है, उसमें आप जानते हैं कि CO2 ट्रांसपोर्टेशन में आपकी 70% जो CO2 है वो ट्रांसपोर्ट करती है एज बाइकार्बोनेट, 23% जो है वो ट्रैवल करती है कार्बामाइन हीमोग्लोबिन, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन, राइट। और जो बची हुई आपकी 7% है वो ट्रैवल करती है इन प्लाज्मा इन द डिजॉल्व फॉर्म। तो आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट कह रहा है 70% CO2 जो है वो RBC के अंदर एंटर करती है एंड कन्वर्ट होती है बाय कार्बोनिक बेसिकली कार्बोनिक एसिड के अंदर, एंड देन प्लाज्मा टू द लंग्स वेयर इट कन्वर्ट्स इनटू CO2 एंड एलिमिनेट, बिल्कुल सही है, करेक्ट है ना। फॉर ट्रांसपोर्टेशन इन द प्लाज्मा टू द लंग्स वेयर इट रिकन्वर्ट्स इनटू द CO2 फॉर एलिमिनेशन, उसको वापस से CO2 में कन्वर्ट करके निकाल दिया जाएगा बॉडी से बाहर, सही है। नेक्स्ट, अबाउट 40% ऑफ CO2 एंटर्स द RBC, क्या 40% एंटर करती है, नहीं। तो फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है, राइट। तो वी कैन से स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट मगर सेकंड इज रॉन्ग, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फाइन, नेक्स्ट पे आते हैं 24th क्वेश्चन, सेइंग दैट कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। आपको सिलेक्ट करना और बताना है क्या सही होगा। तो क्या ब्रीथिंग रिदम जो है इसको फ्रंटल लोब करता है कंट्रोल, नहीं करता। फ्रंटल लोब हमने कहीं नहीं पढ़ा, हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है मेडुला, है ना, मेडुला ऑब्लंगाटा, और हमने पढ़ा है पॉन्स। पॉन्स इज अ पार्ट ऑफ योर मिड ब्रेन।
तो हम जानते हैं कि जो न्यूरल कंट्रोल है ना, न्यूरल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, respiratory system, that is only done by two parts of your brain. The first part is medulla, जो कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, राइट, और दूसरा है आपका पॉन्स, जिसमें क्या होता है आपका न्यूमोटैक्सिक सेंटर और एपनेस्टिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक सेंटर एंड एपनेस्टिक सेंटर, राइट। तो फ्रंटल तो भाई ऑप्शंस में है ही नहीं, इसको वैसे ही हटा दो, ये ऑप्शन हो नहीं सकता, ये ऑप्शन हो नहीं सकता, फ्रंटल तो नहीं होगा। बाकी आपको पता है कि जो ब्रीथिंग रिदम है इज जनरेटेड डैश एंड इज इन्फ्लुएंस बाय द वेरिएशन ऑफ CO2। आपको बता चुका हूँ पहले भी बहुत बार मैं, है ना। तो मेडुला कंट्रोल करेगा और CO2 की मदद से करेगा, O2 की मदद से नहीं करेगा। फाइन, तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन रीड कीजिए, फिर हम साथ में सॉल्व करेंगे। कह रहा है एपनेस्टिक सेंटर जो है इंक्रीजेज द डेप्थ ऑफ डैश बाय एक्टिंग डायरेक्टली ऑन डैश सेंटर। तो एपनेस्टिक सेंटर जो है वो क्या करता है, तो एपनेस्टिक इतना पता होना चाहिए कि सर जो एपनेस्टिक सेंटर है ना, दैट बेसिकली वर्क ऑपोजिट टू न्यूमोटैक्सिक, वर्क ऑपोजिट टू ठीक है। ये जो है ये आपके न्यूमोटैक्सिक सेंटर के, जो एपनेस्टिक सेंटर है वो न्यूमोटैक्सिक सेंटर के ऑपोजिट काम करता है। फाइन, आपको पता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है ये आपका इनहिबिट करता है इंस्पिरेशन को, है ना, और इंक्रीज करता है रेट ऑफ इंस्पिरेशन को, और या फिर आप कह सकते हो कि ये डिक्रीज करता है ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन को। सिंपल है, इसी के ऑपोजिट काम ये करेगा, तो ये इनहिबिट करेगा एक्सपिरेशन को, है ना, या आप कह सकते हो कि बाकी काम करेगा ये, ठीक है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि आज जो आपका न्यूमोटैक्सिक सेंटर है वो अच्छा यहां से शुरू है क्वेश्चन, एपनेस्टिक सेंटर इंक्रीजेज द डेप्थ ऑफ एक्सपायरेशन। तो एक्सपायरेशन एक्सपायरेशन, बाकी तो हटा दो, बाकी को हटा सकते हो, है ना। और बाकी क्या कह रहा है आगे, बाय एक्टिंग डायरेक्टली ऑन विच सेंटर, तो इट बेसिकली वर्क्स अपॉन योर एक्सपायरेटरी सेंटर। फिर कह रहा है न्यूमोटैक्सिक सेंटर इनहिबिट्स डैश, तो जो आपका न्यूमोटैक्सिक सेंटर है वो आपका इनहिबिट करता है इंस्पिरेशन को। तो इंस्पिरेशन देखो एक इसी में दिया हुआ है आपको, है ना, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। थर्ड वाला आप देखेंगे तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर किस पे काम करता है, ये इनहिबिट करता है इंस्पिरेशन को एंड थस इंक्रीजेज द रेस्पिरेटरी रेट, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। फाइन, नेक्स्ट पे आता है 26 क्वेश्चन पे, सेइंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्यूपेशनल लंग डिसीज, इनमें से कौन सी वाली ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर है। फाइन, तो ऑक्यूपेशनल में क्या होगा, आपको पता है कि कुछ डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो उड़ते हैं एंड दे गोज इनसाइड, और ये आपके लंग्स के जो अपर सेक्शन है उसे इनहिबिट या उसे खराब कर सकते हैं, दैट्स कॉल्ड एज ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर। ठीक है, तो जो आपके ऑक्यूपेशनल लंग्स डिसऑर्डर्स जो है ना, यू कैन सिंपली से देम कि ये जो होते हैं ना, ये जो होते हैं ना, ये सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस और लंग फाइब्रोसिस, ये तीनों ही डिसऑर्डर्स जो हैं ये ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स हैं। ये दोनों होते हैं बिकॉज ऑफ द डस्ट पार्टिकल्स ऑफ माइनिंग। माइनिंग के डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं जैसे कि सिलिका हो गया या फिर एस्बेस्टोस हो गया, एस्बेस्टोस, तो इन डस्ट पार्टिकल्स के उड़ने की वजह से, है ना, इन डस्ट पार्टिकल के उड़ने की वजह से ये वाले डिसऑर्डर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। फाइन, तो वी कैन से ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ देम आर ऑक्यूपेशनल या रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ओके, नेक्स्ट पे आ जाए, चलिए बताइए क्या आंसर होगा। लिस्टेड बिलो आर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, तो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, पल्मोनरी वॉल्यूम्स, पल्मोनरी कैपेसिटीज। आपको कुछ वैल्यूज यहाँ पे मेंशन की गई हैं, बताओ कौन सी वाली वैल्यू जो है ना वो करेक्टली मैच की गई है।
तो देखा जाएगा अगर जवाब में, तो हम कह सकते हैं कि रेसिडुअल वॉल्यूम 2500 ml है, वाइटल कैपेसिटी जो है ये आपके 3500 ml है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इतना है और इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितना है। तो आपको पता है यार इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है ये आपका होता है 2500 से 3000 ml के बराबर। ठीक है सर, कई बार 3500 पहुंच जाता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, इसके अलावा जो आपका वाइटल कैपेसिटी है वो किसके बराबर होता है, तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम। तो कैलकुलेट किया जाए तो हम कह सकते हैं 500 प्लस ये कितना होता है, ये होता है 1100 प्लस में ये कितना होता है, ये होता है 23,000 लगा लो, तो कह सकते हैं कितना हो जाएगा 44146। तो 4600 ml के आसपास होना चाहिए इसका आंसर। किसका, वाइटल कैपेसिटी का। चेक करो कितना दिया हुआ है 3500, विच इज़ वेरी लेस, है ना। तो भाई ये तो स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाएगी, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। अगर हम बात करें इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो आपको बता दिया इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है, इतना होता है, ये भी गलत है, इतना कम तो नहीं होता। रेसिडुअल वॉल्यूम कितना होता है, तो ये भी सीख लो। जो आपका रेसिडुअल वॉल्यूम है क्या होता है, जो आपके लंग्स में इतनी एयर तो भाई आपके लंग्स में हमेशा हमेशा के लिए रहेंगी, कभी बाहर नहीं निकलेंगी। फाइन, तो वो कितनी है, वो है आपके पास 1200 ml। तो ये भी गलत दिया हुआ है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, 1200 होगा। लास्ट इंस्पायरेटरी कैपेसिटी अप्रॉक्सीमेटली 2500 से 3500 तक हो सकती है, तो वी कैन से डी इज द करेक्ट आंसर। फाइन, दिस इज द ओनली वन विच इज करेक्टली मैच। नेक्स्ट 28 देखो, कह रहा है असर्शन इज सेइंग O2 कैन बाइंड विद हीमोग्लोबिन इन एन इरिवर्सिबल मैनर। यहाँ गलती कर दी सवाल ने। आप जानते हैं कि जो रिएक्शन हम बनाते हैं ना हर बार, दिस रिएक्शन दैट वी राइट दैट इज HB combines with O2 and it forms the HbO24। ये रिएक्शन जो है ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, और हम कहते हैं ना कि इट्स अ कोऑपरेटिव बाइंडिंग। कोऑपरेटिव बाइंडिंग यहाँ पे शो होती है। फाइन, तो हम कह सकते हैं ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, इरिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होती, तो बस फर्स्ट ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। फाइन, तो ये है हमारी असर्शन के रिगार्डिंग कमेंट। सेकंड बात करें रीजन की, तो कह रहा है बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरीली रिलेटेड टू PCO2। क्या पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो है, क्या ये डिसाइड करेगा, क्या ये डिसाइड करेगा कि भाई आपकी कितनी हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड करेगी? नहीं, आपका जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जितना ज़्यादा होगा ना, उतनी ही ज़्यादा अच्छे से आपकी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड होगी। तो इनकी बाइंडिंग जो होती है ना, वो कौन इन्फ्लुएंस कर सकता है, वो इन्फ्लुएंस कर सकता है आपका PO2, नॉट PCO2। तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, सो वी कैन से ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 29, सेइंग दैट स्टेटमेंट RBC कंटेन अ वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस एंजाइम। RBC के अंदर ये वाली कॉन्सेंट्रेशन होती है क्या? हाँ, और करता है क्या ये वाला एंजाइम? आप जानते हैं दिस पर्टिकुलर एंजाइम दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ये जो एंजाइम है ना, ये एंजाइम क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है किसको, आपके वी कैन से जो CO2 है वो कन्वर्ट होगा वाटर के साथ मिलके इनटू H2CO3 विच इज कार्बोनिक एसिड, एंड दिस विल फर्दर कन्वर्ट्स इनटू HCO3 नेगेटिव एंड H+। फाइन, तो वी कैन से यहाँ पे जो है ना, जहाँ पे आपने रिएक्शंस देख रहे हैं, यहाँ पे एनीहाउ क्या होता है, यहाँ पे एनीहाउ इस्तेमाल होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस का। फाइन, तो ये पाया जाएगा आपके RBC के अंदर, थोड़ा बहुत प्लाज्मा में भी होता है ये, ठीक है। इसके अलावा कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो होता है ये कैटेलाइज करता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड फ्रॉम H2 एंड CO2। देख लो आप, H2 और CO2 की मदद से इसने क्या बना दिया, कार्बोनिक एसिड। सही है, तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड सो ऑप्शन नंबर बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फाइन, लास्ट सवाल पे आते हैं हमारी आज की इस इंटरेक्शन के। सेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर कंडक्शन जोन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। इनमें से कौन सा वाला कंडक्शन जोन का पार्ट नहीं है? अब सर कंडक्शन जोन क्या होता है, तो यू नो आप वी हैव टू टाइप्स ऑफ जोन्स इन द बॉडी, एक है रेस्पिरेटरी जोन, एक है कंडक्शन जोन, राइट। सो अगर जोन्स की बात की जाए तो हम कह सकते हैं दैट वी हैव टू टाइप ऑफ जोन्स, एक होते हैं आपके कंडक्शन जोन और एक होता है आपका रेस्पिरेटरी जोन या एक्सचेंज जोन।
रेस्पिरेटरी जोन। इसमें कौन कौन आएगा आपके? तो इसमें आपके नोस्ट्रिल से आप शुरुआत करोगे, यहां से लेके कहां तक आ जाएगा आपके, यू कैन से इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक या टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक। और इससे आगे वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा कहाँ तक, आपके एल्वोलाई तक। दिस इज रेस्पिरेटरी जोन, ठीक है। तो आपके जो जोन्स हैं इनमें से कौन सा वाला पार्ट कंडक्शन जोन का पार्ट नहीं है? तो आप जानते हैं जो आपकी एल्वोलाई सैक है ना, एल्वोलाई सैक, एल्वोलाई डक्ट और जो आपकी एल्वोलाई वॉल होंगी, दीज आर द पार्ट ऑफ योर एक्सचेंज, नॉट द कंडक्शन जोन। फाइन, सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर एंड शेयर वी कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस। होपफुली यू एंजॉय दिस सेशन। और हमने आज कुछ सवाल और लगाए हैं जो कि एक और अगेन अच्छे सवाल थे किसके रिगार्डिंग, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के रिगार्डिंग, ठीक है। तो अपना ये चैप्टर अगर नहीं पढ़ा है तो आप सिंपली यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं लक्ष्य सर एंड उस टॉपिक का नाम, तो आपको वीडियोस वहाँ पे मिल जाएंगी। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे नोट्स के, वहाँ से आप नोट्स ग्रैब कर सकते हैं। स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ सजेशन फॉर मी, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड इफ यू लाइक दिस हिट द लाइक बटन। आई रियली विश कि यार आपका एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही हो, नहीं चल रही है तो यार उसको पुश करना हमारी ही जिम्मेदारी है ना। हालांकि हमें हमारे अल्टीमेटली हमें हमारे घर के हालात तो संभालने हैं ना, हमें हमारी फैमिलीज़ को देखना है, उन्हीं के लिए तो अल्टीमेटली ये सारे काम कर रहे हैं। तो अगर हमें डॉक्टर बनना है तो यार एफर्ट्स मारने से हमें पीछे नहीं हटना है। कीप पुटिंग योर स्मॉल एफर्ट्स, दे विल अल्टीमेटली गिव यू अ बिग रिजल्ट, ठीक है। सो विल सी यू इन द अपकमिंग क्लासेस। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। पढ़ाई करते रहें, सेफ रहें, बाय बाय।